जय हिंद साथियों, मैं श्रवण दुबे। नमस्कार आप सभी को। कल का दिन तारीख 12/6/2025 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, एयरक्राफ्ट बोइंग 787 सीरीज 8 AI-171 एयर इंडिया फ्लाइट अहमदाबाद टू लंदन। ये जहाज़ का सीरीज़ जिसे ड्रीम लाइनर कहा जाता है 2011 में बोइंग कंपनी ने शुरू किया था और ये बोइंग कंपनी का ड्रीम एयरक्राफ्ट था। जैसा आप जानते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की दुनिया में दो सबसे बड़ी कंपनी जो हैं, एक है US का बोइंग और दूसरा यूरोप का एयरबस, और दोनों में कंपटीशन है एक तरह की। आगे निकलने की होड़, अपने फ्लाइट को बेहतर बनाने की होड़। ये एयरक्राफ्ट अटलांटिक सागर पार करके इंग्लैंड जाना था और इट इज़ कैपेबल ऑफ फ्लाइंग एट ए स्ट्रेच 12 to 13 आवर्स विथ फ्यूल ऑन बोर्ड। जहाज़ में एक्सेक्ट फ्यूल का पता अभी तक नहीं है, पर 80 टन के आसपास रहा होगा। 80 टन मतलब 80,000 लीटर। 242 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड। एक VIP गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी साहब भी। और ये जहाज का बेहद दुखद अंत होता है। टेक ऑफ करने के विदिन 40 सेकेंड ये टेक ऑफ भी नहीं कर पाता। समुद्र तल से 650 फीट ऊपर। अहमदाबाद एयरपोर्ट समुद्र तल से 200 फीट ऊपर है, तो आप मान के चलें कि ज़मीन से 400 फीट ऊपर। और उसके बाद और ज़्यादा लिफ्ट नहीं मिल पाता इस जहाज़ को, और नतीजतन ये गिर जाता है जहाज़ एक मेडिकल हॉस्टल के ऊपर। वहाँ भी कुछ लोग हताहत हुए होंगे। साथियों, जब एक जहाज़ फ्लाई करने वाला होता है तो उसके पहले सभी ट्रेड्स इन द सेंस, हो सकता है आजकल मल्टी स्किलिंग भी है, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आर इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, इंजन, एयरफ्रेम, रेडियो, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सब ने अपना डेली इंस्पेक्शन करना होता है। और डेली इंस्पेक्शन के बाद एयरक्राफ्ट के लॉग बुक में बाकायदा सिग्नेचर होता है उनका, विद द सिग्नेचर ऑफ इंचार्ज। और इसके बाद जब पायलट जहाज़ के अंदर जाते हैं तो हालांकि इसी इंस्ट्रूमेंट से इसी जहाज़ के ऊपर उनको हजारों बार फ्लाई करने का अनुभव होता है। दो बेहद अनुभवी पायलट इस जहाज़ में होते हैं, कैप्टन सबरवाल और दूसरे कैप्टन क्लाइव कुंदर। दोनों का ही फ्लाइंग एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। और एयरक्राफ्ट में रिडंडेंसी के खातिर हर सिस्टम दो होता है। इंजन 2, AC जनरेटर 2, DC जनरेटर 2, ऑल्टरनेटर, इन्वर्टर 2, बैटरी 2, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिडंडेंसी। पायलट भी 2। तो बावजूद इसके कि एक्सपीरियंस चाहे उनके पास जितना भी हो, जब पायलट को DI करना होता है तो एक पायलट से को पायलट को पढ़ता है और दूसरा सारे स्विचेस 1 by 1 ऑन करके पैरामीटर चेक करता है। और अभी के जो आधुनिक एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें दिस ऑल डेटास आर ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड। तो एक पायलट पढ़ता है, जैसे सबसे पहले एंटी कॉल लाइट ऑन, तो एंटी कॉल लाइट ऑन पढ़ेगा एक और स्विच ऑन करेगा दूसरा, एंड देन इट इज़ रिकॉर्डेड। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है किसी भी जहाज़ का। और इसके बाद फिर ग्राउंड क्लियरेंस लेके, जो मार्शलर होता है उसे क्लियरेंस लेके फायर एक्सटिंग्विशर पोजीशन करके और इंजन स्टार्ट होता है। इंजन स्टार्ट के टाइम पे भी पैरामीटर चेक होता है। और जब दोनों इंजन स्टार्ट हो जाते हैं 1 by 1, 2 इंजन का एयरक्राफ्ट था ये, 2 जेट इंजन, तो इंजन स्टार्ट हो जाने के बाद भी इंजन के सारे पैरामीटर, स्पीड लीवर कहाँ तक ले जाना, स्पीड कितना होना है 90% प्लस, पावर लीवर, मतलब सब कुछ चेक करते हो। थर्स्ट, वेट भी रिकॉर्डेड होता है। वेट इन द सेंस वेट ऑफ द फ्यूल, से 80 टन मतलब 80,000 लीटर। weight of 240 passengers, 240 into 100 kg,
प्लस वेट ऑफ बैगेज एंड वेट ऑफ एयर फ्रेम, मतलब एयरक्राफ्ट का ऑल अप वेट। और जब पायलट संतुष्ट हो जाते हैं अपने सारा पैरामीटर्स के साथ, तब वो मार्शलर से क्लियरेंस लेते हैं डिस्पर्सल से मूव करने के लिए। और जब टेक ऑफ पॉइंट पे पहुंचते हैं तो एक बार फिर से वो पैरामीटर रिवाइज करते हैं सारे। इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये कि सब कुछ ठीक रहा होगा, इंजन स्पीड, इंजन थर्स्ट, बाकी के पैरामीटर्स जो हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल के सिस्टम, एवियोनिक सिस्टम जिससे वो एटीसी के संपर्क में रहते हैं लगातार, एटीसी क्लियरेंस, और वहाँ से उनको क्लियरेंस मिला था 43,000 फीट पे ऊपर उड़ने का। अटलांटिक पार करना था, एटेस्टेज फ्लाइट था, 11-12 घंटे का रहा होगा। जहाज जैसे ही टेक ऑफ होता है विद इन 40 सेकेंड, 2 इंजन है। वैसे तो जहाज एक इंजन से भी लैंड कर सकता है, टेक ऑफ भी कर सकता है, थोड़ा टिल्ट होगा एक साइड में, बट पायलट्स आर कैपेबल टू हैंडल दैट सिचुएशन। बट दोनों इंजन एक साथ ऑफ हो जाए, पहले भी मैंने आपको बताया इस बारे में कि एयरक्राफ्ट के ऊपर 4 फोर्सेस काम करते हैं। वेट नीचे की तरफ, सारा वेट इंक्लूडिंग वेट ऑफ द पैसेंजर, वेट ऑफ द फ्यूल, वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, वेट ऑफ द लगेज। लिफ्ट जो ऊपर की तरफ काम करता है, और लिफ्ट किस वजह से होता है, जहाज का जो एरोफॉयल शेप होता है उसके वजह से, और दूसरा जो थर्स्ट जनरेट करता है इंजन उसके वजह से। तो वेट एंड लिफ्ट, वेट नीचे की तरफ, लिफ्ट ऊपर की तरफ, थर्स्ट आगे की तरफ जो इंजन जनरेट करता है, और ड्रैग जहाज को आगे बढ़ने से रोकता है। तो यहाँ पे लिफ्ट ही नहीं मिला जहाज को, 650 फीट के ऊपर लिफ्ट नहीं मिला। लिफ्ट क्यों नहीं मिला? एक ही कारण हो सकता है, दोनों इंजन एक साथ सीज हो गए। दोनों इंजन एक साथ सीज होने का कारण क्या हो सकता है? या तो जो फ्यूल ड्राइव यूनिट्स होते हैं इनके, जो फ्यूल सप्लाई करता है, वो फ्यूल ड्राइव यूनिट्स में अचानक कुछ ऐसी गड़बड़ी आ गई कि दोनों एयरक्राफ्ट को एक साथ फ्यूल, हालांकि फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, पोर्ट का अलग, स्टारबोर्ड का अलग, बट दोनों एक साथ बंद हो जाए तो टेक ऑफ के जस्ट बाद पायलट के पास कोई सिचुएशन बच नहीं जाता है। अगर से जहाज 10,000 फीट ऊपर उड़ रहा हो तो पायलट के पास एक रिलाइट करने का ऑप्शन होता है। रिलाइट इन द सेंस ही विल लूज द हाइट सडनली से 1000 फीट, और 1000 फीट लूज करने के बाद देर आर चांसेस कि जहाँ कहीं भी कोई टेम्परेरी हिकअप हो फ्यूल सिस्टम या अदर सिस्टम में, तो वो रिलाइट हो जाता है और इंजन फिर से स्टार्ट होने की संभावना रहती है। ऐसा प्रैक्टिस के दौरान भी पायलट अक्सर करते हैं, पर इस बात का मौका ही नहीं मिला पायलट को। दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाने के बाद अब पायलट, थ्रस्ट उसका 0 हो गया क्योंकि थ्रस्ट मिलना था इंजन से, लिफ्ट भी मिलना था वहीं से, तो लिफ्ट मिलना भी बंद हो गया। 600 फीट के ऊपर कोई डिसीजन ले नहीं सकता पायलट, टाइम है नहीं। और इसके बाद एक ही शब्द उसके पास रह जाता है, मे डे मे डे मे डे, एटीसी को इंफॉर्मेशन, एंड दैट्स ऑल। दैट वुड बी द लास्ट वर्ड्स ऑफ अ पायलट जो एयरक्राफ्ट क्रैश कर रहा है उसका। ये बहुत दुखद है। और कोई भी जहाज का सिस्टम इतना बेहतरीन बनाया गया है कि इस बात की संभावना लगभग 0 होती है जो मैं अभी बता रहा हूँ। इस जहाज का ये पहला मेजर एक्सीडेंट है। छोटे मोटे इंसिडेंट हुए थे, कुछ दिन के लिए एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड भी हुआ था, और हो सकता है कुछ कंप्रोमाइज़ भी किया हो बोइंग ने, क्योंकि आजकल कंप्रोमाइजेज करते हैं कॉमर्शियलाइजेशन के चक्कर में। क्योंकि सवाल सिर्फ टेक्निकलिटीज़ का नहीं है, सवाल ऑल्सो है कि एयरक्राफ्ट को कैसे कॉमर्शियली वायबल बनाया जाए, ज़्यादा पैसा कमाया जाए। उस चक्कर में ये लोग कई जगह पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। कंपोजिट मटेरियल का पूरा सिस्टम बना होता है एयरक्राफ्ट। अभी के जो भी एयरक्राफ्ट हैं उसमें सब कुछ मेटल नहीं है, सिर्फ मेन फ्रेम को छोड़ के बाकी सब कंपोजिट मटेरियल होते हैं। तो कहाँ पे क्या समस्या आया पता नहीं। और इसमें एक एक्सट्रीमली लकी, जिसको बोलते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, विश्वास कुमार, जो सीट नंबर 11A पे बैठे होते हैं, जो इमरजेंसी विंडो के जस्ट पीछे होता है। और जब जहाज गिरा तो 4-5 टुकड़े में विभक्त हो गया, और वहाँ इमरजेंसी डोर भी ऑटोमेटिकली खुल गया था, और इनको मौका मिला एक क्विक डिसीजन लेने का। लाइफ में कभी भी जब आपको डिसीजन लेने का मौका मिले तो फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड भी देर नहीं करना चाहिए। और
विश्वास कुमार ने यही किया, वो बाहर निकल गए जहाज़ से और इवेंचुअली आज वो अकेले शख्स हैं जो कुछ बता सकते हैं टेक ऑफ के पहले क्या स्थिति, और वो बाहर हैं। तो ये जो एविएशन की समस्याएं हैं, हर कोई को आगे डर होगा, लेकिन एयरक्राफ्ट का सिस्टम इतना रोबोस्ट और इतना एक साउंड प्रिंसिपल के आधार पे बना हुआ है कि ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति होए इस बात की संभावना लगभग नगण्य है। क्योंकि अब जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा, ब्लैक बॉक्स का एक कैरेक्टर ये है कि ये चाहे टेम्परेचर जितना भी डेवलप होए, अब 80,000 टन ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल में अगर आग लगा होगा तो आप टेम्परेचर का अनुमान लगा सकते हैं। इसके डिस्पाइट दिस ब्लैक बॉक्स इंक्लूड्स एक CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड दूसरा पार्ट FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो बातचीत हुआ होगा बिटवीन द पायलट्स एंड द एयर ट्रैफिक कंट्रोल वो रिकॉर्ड करेगा, और और जो FDR है वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड करेगा, मतलब थर्स्ट और इंजन का बाकी पैरामीटर्स, फ्यूल ड्राइव यूनिट, वेदर सम सिस्टम्स स्टॉप्ड वर्किंग जस्ट आफ्टर टेक ऑफ। और मैंने देखा जब एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहा था उस समय अंडर कैरेज जो होता है ना, अंडर कैरेज मतलब व्हील्स, वो भी एक्सटेंडेड कंडीशन में ही था, मतलब इतना भी ऊपर नहीं गया था कि पायलट अंडर कैरेज को रिट्रैक्ट कर पाए। तो या तो हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आया होगा। आप जब कभी भी जहाज में गए होंगे तो आपने देखा होगा ड्यूरिंग टेक ऑफ जस्ट 15-20 सेकंड के लिए एयर कंडीशनड तक ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज उस समय इंजन को मैक्सिमम थर्स्ट चाहिए। तो अब जो भी सिचुएशन बना हो ये तो CVR और FDR के एनालाइजेशन के बाद ही पता चलेगा, बट एविएशन के इतिहास में, पर्टिकुलरली इस जहाज के इतिहास में, मतलब ड्रीम लाइनर के इतिहास में 787 सीरीज़ 8, हालांकि इसके बाद सीरीज़ 9 और 10 भी बन चुके हैं, बट सीरीज़ 8 वाज द मोस्ट रिलायबल, और ये घटना हुई है। तो अब जब भी पता चलेगा इसका डिटेल्स तो ब्लैक बॉक्स से डेटा आने के बाद ही पता चलेगा, उसको डेटा को एनालाइज किया जाएगा। सबोटेज का संभावना लगभग नगण्य है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट ये दुखद है ऐसे एक्सीडेंट्स, 242 जान चले जाना एक झटके में, और एक जान को जान बनने में कई साल लग जाते हैं। सबका मेहनत, माता पिता, गुरु, टीचर्स, और ऐसे लोगों का चले जाना, जाहिर है कि जब एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल हो तो उसमें लोग भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ही रहे होंगे, उनका चले जाना दुखद है। एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी ये दुखद है। लेट्स सी व्हेन द ब्लैक बॉक्स कम्स आउट एंड द ब्लैक बॉक्स का जब एनालाइजिंग होगा तो बाकी कुछ पता चलेगा, तब तक इंतज़ार करते हैं हम भी। लेट्स सी। धन्यवाद साथी।